नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कैवश जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी परीक्षा 2026 के लिए न्यू सेट नंबर 2 लेके आ चुके हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हम सभी जो अभी नया सेट चालू किए हुए थे उसमें एक सेट कंप्लीट हो चुका था आपका, ठीक है। और ये बिल्कुल अभी हम न्यू सेट चालू किए हुए हैं और फिर से आपका तैयारी हम शुरू किए हुए हैं। तो अगर उन सेट को कंप्लीट नहीं किए जरूर कर लीजिएगा। और आज जो है कि सेट नंबर आपका 2 रहने वाला है, ठीक है। तो इसे पूरा आपसे कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिए आप सभी, और अब थोड़ा एक्टिव हो जाइए, आप सभी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि एजेंसी का चयन होना शुरू हो चुका है। जैसे ही एजेंसी का चयन हो जाएगा आपका एग्जाम लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो फिर उस समय आपको समय नहीं मिलेगा, बात समझे। तो अब तैयारी में एक्टिव हो जाइएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर आप सभी जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी। इस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है और आंसर कीजिएगा। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। देखिए अगर कोयला की बात किया जाए तो ये आपका अपसादी चट्टान का उदाहरण है, याद रखिएगा आप सभी। यानी कि कह सकते हैं कि जो अपसादी चट्टान है इसी में आपका कोयला पाया जाता है। तो क्या अपसादी चट्टान ऑप्शन में है? नहीं है। तब क्या है? परतदार चट्टान। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आप सभी टिक कर सकते थे, क्योंकि परतदार चट्टान को ही हम सभी अपसादी चट्टान कहते हैं। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो बलुआ पत्थर है ना, बलुआ पत्थर ये किस में पाया जाता है? तो अपसादी चट्टान में पाया जाता है। इसके अलावा सेल हो गया, ये भी अपसादी चट्टान का उदाहरण है। इसके अलावा आपका चूना पत्थर जो होता है ये भी अपसादी चट्टान का उदाहरण होता है। अच्छा, आपसे आग्नेय चट्टान का नाम सुने होंगे। आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या क्या है? क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बताइए आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या क्या है। तो जैसे कह सकते हैं कि ग्रेनाइट जो है ये आपका आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। इसके अलावा बेसाल्ट जो है ये भी आपका आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। इसके अलावा एक आप सभी से परावर्तित चट्टान यानी कि रूपांतरित चट्टान के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो संगमरमर का आप सभी नाम सुने होंगे, ठीक है। तो ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि संगमरमर किस चट्टान का उदाहरण है। तो ये रूपांतरित चट्टान का है। इसके अलावा स्लेट का नाम सुने होंगे, ठीक है। तो इतना सा प्रश्न याद रखिएगा। अगर अपसादी चट्टान की बात किया जाए तो ये कोयला हो जाएगा अपसादी चट्टान का, बलुआ पत्थर, सेल और चूना हो जाएगा। परावर्तित चट्टान का हो जाएगा संगमरमर और स्लेट हो जाएगा, और आग्नेय चट्टान का हो जाएगा ग्रेनाइट और बेसाल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना सा याद रखिएगा, बी राइट आंसर होता है। अगला है सोडियम के टुकड़ों को यदि पानी में डाला जाता है तो वह क्या होगा। देखिए सोडियम के टुकड़ों को अगर पानी में डाला जाता है तो तैरते हुए जलने लगेगा, क्योंकि सोडियम हवा के साथ अभिक्रिया करता है। या कह सकते हैं कि अगर बाहर में रखा जाए और पानी की नमी में आ जाएगा तो ये अभिक्रिया करना चालू कर देता है। इसीलिए इसे हम सभी मिट्टी के तेल में रखते हैं, जिसे केरोसिन का तेल कहा जाता है। ये चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी, मिट्टी के तेल में इसे रखा जाता है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा परतदार चट्टान का उदाहरण नहीं है। देखिए परतदार चट्टान का मतलब अपसादी चट्टान, तो इनमें से कौन सा अपसादी चट्टान का उदाहरण नहीं होगा। तो अभी हम बताए थे कि चूना पत्थर जो है ये आपका अपसादी है, बलुआ पत्थर अपसादी है और सेल अपसादी है। यहाँ पर है क्वार्ट्जाइट। तो क्या क्वार्ट्जाइट अपसादी चट्टान का उदाहरण है? नहीं। तब ये आपका रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है, याद रखिएगा आप सभी। कौन सा चट्टान हो जाएगा? ये आपका रूपांतरित चट्टान होगा, याद रहेगा आप सभी को, बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप सभी। रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए ऐसा ही प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है, और इस सेट के माध्यम से हम आपको पूरा कम समय में तैयारी करवा देंगे। इसीलिए बोल रहे कि सेट इंपॉर्टेंट है। हर क्लास को छोड़ दीजिए बट इस क्लास को मत छोड़िएगा, अगर आप सभी को कम समय में बेहतर चीजें कंप्लीट करना है, अगर रिजल्ट बनाना है आप सभी को तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किन की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दाब को रक्त दाब कहते हैं। तो रक्त द्वारा डाले गए दाब को रक्त दाब कहा जाता है। तो ये आपका धमनी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बात समझे आप सभी। अच्छा, सीरा और धमनी का नाम सुने आप सभी, बिल्कुल। अच्छा, सीरा का क्या कार्य होता है बताएं आप सभी को। सीरा का कार्य होता है कि शरीर के विभिन्न अंगों से ऑक्सीजन रहित, ठीक है, ऑक्सीजन रहित अशुद्ध रक्त को क्या करता है? हृदय तक लाती है, ध्यान रखिएगा। यानी कि हमसे ये कह सकते हैं कि पूरे शरीर से जितने भी ऑक्सीजन रहित अशुद्ध रक्त है उसको हृदय में लाता है। जबकि धमनी का कार्य क्या होता है? ये क्या करता है? जो आपका ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त होता है तो वो हृदय से पूरे शरीर में फैलाता है, ये धमनी का कार्य होता है। तो सीरा अशुद्ध रक्त को लाता है जबकि धमनी शुद्ध रक्त को। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की, कल ही बताए थे आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर है कि किसी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर किनकी विभिन्न संख्याओं की उपस्थिति के कारण होता है।
तो देखिए यहाँ पर अगर अंतर की बात किया जाए तो ये आपका न्यूट्रॉन की विभिन्न संख्याओं की उपस्थिति के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा। देखिए अगर न्यूट्रॉन की बात किया जाए तो इस पे आपका उदासीन चार्ज होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। जबकि अगर यहाँ पर बात किया जाए नाभिक की तो इसमें आप सभी को न्यूट्रॉन और प्रोटॉन देखने के लिए मिलता है, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर गमन करता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य की विधान सभा में अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है। तो देखिए कल ही आपको बताए थे कि अगर विधानसभा की बात किया जाए तो इसमें अधिकतम सदस्य की संख्या आपका 500 हो सकती है, याद रखिएगा। और न्यूनतम कितना बताए थे, 60 बताए थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी राइट आंसर होगा। अच्छा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या कितना हो सकता है, तो देखिए लोकसभा में 550 हो सकता है। और वर्तमान में अभी कितना है, तो वर्तमान में 543 पर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। यानी कि वर्तमान में 543 सीट के लिए चुनाव होता है, अधिकतम 550 हो सकता है। अगर वहीं राज्यसभा की बात किया जाए कि बताइए राज्यसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या कितना हो सकता है, तो राज्यसभा में आपका 250 हो सकता है और वर्तमान में कितना है, तो 245 है, ध्यान रखिएगा। अधिकतम 250 हो सकता है पर वर्तमान में 245 है अभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, स्ट्राम्बोली किस प्रकार की ज्वालामुखी है। देखिए स्ट्राम्बोली जो है ये आपका किस प्रकार का है, तो याद रखिएगा जागृत ज्वालामुखी है, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। और ये कहां पर है, इटली में है, ध्यान रखिएगा आप सभी, कहां पे, इटली में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, Na2B4O7 × 10H2O इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। चलिए अगला है कि सोडा लाइम किसका मिश्रण है। देखिए सोडा लाइम जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा, NaOH + CaO का मिश्रण है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अच्छा यहाँ से कुछ आपसे याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा भारी जल का होता है D2O होता है, क्या होता है, D2O। इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए चौक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो चौक का होता है CaCO3 होता है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए सोरा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो सोरा का होता है KNO3 होता है, ध्यान रखिएगा KNO3 होता है। अगर इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए नौसादर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो नौसादर का आपको याद रखना है क्या होता है, NH4Cl होता है, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मार्स गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो बता सकते हैं आप सभी, जो मार्स गैस है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CH4 होता है, ठीक है। सिरका का क्या होता है रासायनिक सूत्र, सिरका का बता सकते हैं, तो इसका होता है CH3COOH होता है। तो इतना सा आपसे रासायनिक सूत्र के बारे में याद रखिएगा आप सभी। जार्विक सेवन क्या है, तो जार्विक सेवन एक कृत्रिम हृदय है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुआना नामक प्राकृतिक उर्वरक किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो देखिए गुआनो नामक प्राकृतिक उर्वरक जो है ये आपका पेरू तट के क्षेत्र में पाया जाता है, तो इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि इस्कॉन की स्थापना कब हुई थी। देखिए इस्कॉन एक संगठन है, ठीक है, इसका पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, ठीक है, जिसकी स्थापना 1966 में किया गया था। तो ऑप्शन में इसका बी राइट आंसर होगा। इसे हम आमचाल भाषा में हरे कृष्ण आंदोलन के नाम से भी जानते थे, ठीक है। तो यही आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1966 में किया गया था, हिंदू धर्म से संबंधित है वो। अगला है कि फ्यूजीयामा किस देश का ज्वालामुखी है। देखिए अगर फ्यूजीयामा की बात किया जाए तो ये आपका जापान का ज्वालामुखी है और जापान में स्थित है, यानी कि ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। कुछ आपसे ज्वालामुखी को याद रखिएगा, जैसे कह सकते हैं कि माउंट कोटाफेक्सी को याद रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी है, जो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपका किस देश में है, तो इक्वाडोर में है। कहाँ पे है, इक्वाडोर में, याद रखिएगा आप सभी। इसके अलावा याद रखिएगा माउंट एटना, ठीक है, माउंट एटना की बात किया जाए तो ये कहाँ पे है, माउंट एटना ये आपका इटली में है, याद रखिएगा आप सभी। इसके अलावा एक याद रखिएगा स्ट्राम्बोली, तो अभी बताएं कि स्ट्राम्बोली इटली में है। अच्छा एक याद रखिएगा माउंट फ्यूजियामा, यही था माउंट फ्यूजियामा, कहाँ पे है, जापान में। अच्छा आपसे को पता है कि बैरन कहाँ पे है, बैरन ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, भारत में है, याद रखिएगा आप सभी। इसके अलावा नारकोंडम भी भारत में है।
चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर दिखेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। यहाँ पर देख लीजिएगा, प्रोटॉन दिया हुआ है और ऊपर में द्रव्यमान की संख्या है। तो बताइएगा ये क्या होगा, समस्थानिक होगा या समन्यूट्रॉनिक होगा या आप सभी का समदाबी होगा। तो यहाँ पर देखिएगा प्रोटॉनों की संख्या समान दिया गया है। प्रोटॉनों की संख्या क्या है, 8 है, यहाँ पर भी 8 दिया गया है। जबकि द्रव्यमान की संख्या देखिएगा तो सब अलग अलग है। तो जब भी प्रोटॉन की संख्या समान हो और द्रव्यमान की संख्या अगर अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, तो वो आपका क्या होता है, समस्थानिक होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है वो क्या है। तो ये आपका पीबी यानी कि लेड हो जाएगा, सी राइट आंसर होगा। थोड़ा सा देखिए फास्ट में हमसे करेंगे। जितने भी आपसे मेरे साथ में जुड़े हुए हैं सेशन को जरूर लाइक करते चलिएगा। सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि क्लास को लाइक कर दीजिएगा आप सभी। देखिए कंटेंट को तैयार करने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगता है फ्रेंड, तो लाइक करके शेयर आपसे ज़रूर कीजिएगा अपने अपने दोस्तों में। सभी से हम रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है, बात समझे आप सभी। तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा आप सभी। अगला है शीतल पेय में तेज स्वाद के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जिम्मेदार है। बताइएगा शीतल पेय में तेज स्वाद के लिए कौन सा अम्ल जिम्मेदार है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉस्फेरिक अम्ल। ध्यान रखिएगा आप सभी, सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, दही से मक्खन और मक्खन के दूध को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। तो देखिए दही से मक्खन और मक्खन के दूध को अलग करने के लिए जो हम सभी प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, यह आपका अपकेंद्रीय बल का उपयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए दो बल होता है, एक आपका अपकेंद्रीय होता है और एक आपका अभिकेंद्रीय बल होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर आप सभी से अभिकेंद्रीय बल के बारे में पूछा जाए, ठीक है, अभिकेंद्रीय बल के बारे में पूछा जाए तो आप सभी को याद रखना है, अभिकेंद्रीय बल जो होता है ये हमेशा केंद्र की ओर लगता है। किस ओर लगता है, ये केंद्र की ओर, यानी कि ये आपका अंदर बल लगेगा, ठीक है, ये अंदर बल लगेगा। जबकि आपका अपकेंद्रीय बल जो होता है ये आपका केंद्र के बाहर बल लगता है, केंद्र के बाहर बल लगता है। तो अगर आप सभी मक्खन दूध से निकालते हैं तो बल किधर लगाते हैं, बाहर की ओर लगाते हैं। तो याद रखिएगा आप सभी, बी राइट आंसर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेष पक्षियों और स्तनधारियों द्वारा साझा है। तो ये आपका जरा योजिता होगा, ऑप्शन नंबर डी। एग्जैक्ट प्रश्न को याद रखिएगा, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने किया था। तो इसकी स्थापना दंती दुर्ग के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है कि द्वितीय बौद्ध संगीति के समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था। तो देखिए उस समय मगध पर शिशुनाग वंश का शासन चल रहा था और उस समय आपका काला शोक का शासक था। ध्यान रखिएगा आप सभी। द्वितीय बौद्ध सभा संगीति जो हुआ था ये आपका 383 ईसा पूर्व में हुआ था, बट यहाँ पर काला शोक नहीं दिया गया है। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर आपका द्वितीय नहीं हो कि तृतीय बौद्ध सभा संगीति होता, तब जाके अशोक सही आंसर होता, जो कि 255 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ तीसरा बौद्ध सभा संगीति पूछा जा रहा था, ना कि द्वितीय। द्वितीय याद रखिएगा कलाशोक के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति है। तो देखिए राज्य विधानसभा सदस्य की बैठक के लिए गणपूर्ति जो होता है 10 सदस्य अथवा कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो अधिक हो, यानी कि ऑप्शन नंबर हम सभी बी की तरफ जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी, 10 सदस्य अथवा कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो अधिक हो वही गणपूर्ति होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है। देखिए कल के सेशन में बताए थे, इसका सूत्र भी बताए थे। सूत्र नीचे कमेंट करके आपसे बताइएगा, ये आपका सोडियम क्लोराइड होगा। सूत्र नीचे कमेंट करके बताइएगा आपसे। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम सभी क्या कहते हैं, खाने का सोडा। तो सोडियम कार्बोनेट इसका राइट आंसर होगा। और इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र NaHCO3 होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, CO3 होता है, यानी कह सकते हैं कि NaHCO3 इसका सूत्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है। देखिए वायुमंडलीय प्रदूषक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। जबकि आपका हाइड्रोकार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड है। जबकि CO2 की बात किया जाए तो ये नहीं होता है आपका, कह सकते हैं वायुमंडलीय प्रदूषक। बाकी बात ये सभी वायुमंडलीय प्रदूषक है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है। तो देखिए धोने का सोडा जिसे वॉशिंग सोडा कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। याद रखिएगा आप सभी, तो सोडियम कार्बोनेट इसका राइट आंसर होगा। सूत्र क्या होता है इसका, तो सूत्र होता है Na2CO3 इसका सूत्र होता है।
अगला क्वेश्चन है कि पोलिनियम में समस्थानिकों की संख्या क्या है। अच्छा, आपसे बताइएगा जो क्वेश्चन आपसे को दिया जा रहा है किस प्रकार का है। बिल्कुल बेहतर क्वेश्चन आपसे को हम दे रहे हैं और ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, पोलिनियम में समस्थानिकों की संख्या की बात किया जाए तो ये कितना होता है, तो ये आपका 27 होता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, ये जो प्रयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर पृथक करने में प्रयोग होता है। तो सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला है कि तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है, देखिए तंबाकू में क्या पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है, इसीलिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो बी राइट आंसर है। अगला है कि प्राचीन भीमा मंदिर किस प्रदेश में है, तो ये आपका हरियाणा में है, ध्यान रखिएगा, हरियाणा कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। अगला है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी। देखिए, अगर नाइटहुड की उपाधि की बात किया जाए तो आप सबको पता है कि 1919 में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल को। डेट पता है आप सभी को, बिल्कुल, जो जनरल डायर के द्वारा गोली चलवाया गया था जलियांवाला बाग में, अमृतसर में पड़ता है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि रिटर्न कर दिया था। बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, आप सबको पता होना चाहिए कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इसकी जांच करने के लिए कौन सा कमेटी का गठन हुआ था, हंटर आयोग का। अगला है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। देखिए, भारत कब आजाद हुआ था, 1947 में हुआ था, ठीक है। तो उस समय आपका जेबी कृपलानी इसका राइट आंसर होगा, अध्यक्ष था। देखिए, कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। पहला अध्यक्ष कौन बना था, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी बना था। पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, जॉर्ज यूले। अगला है चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहां किसी प्रकार का जीवन नहीं है। तो देखिए, चंद्रमा पर ऑक्सीजन पाया जाता है, जो कि कह सकते हैं ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, गंधक हो गया, ये गैस के रूप में मिलता है, जबकि यहाँ पर जल नहीं है, कहाँ पे, चंद्रमा पर, इसी कारण से वहाँ जीवन संभव नहीं है। अगला है कि निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, आंसर कीजिएगा, थोड़ा सा फास्ट में हमसे करेंगे क्योंकि समय बर्बाद नहीं करना है। वुड्स डिस्पेच को कहा जाता है, ऑलरेडी ज़्यादा समय हो चुका है। अगला है कि भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है। देखिए, अगर भूटान की बात किया जाए तो यहाँ पर सिक्किम है और ऐसे जाइएगा उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है और ये आपका भूटान है। तो सबसे ज़्यादा लंबा सीमा जो देखिएगा ये आपका असम के साथ है, यानी कि ऑप्शन में इसका ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है। चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा, आप सभी मौसम दिवस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपका 23 मार्च होगा, याद रखिएगा आप सभी, 23 मार्च को। अगला क्वेश्चन देखिए, मेट्रोपॉलिटन नगर में प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है। जो मेट्रोपॉलिटन नगर होता है इसमें प्रदूषण जो होता है इसका मुख्य स्रोत क्या हो सकता है। तो याद रखिएगा, स्वचालित वाहन जो होता है, जो गाड़ी जो आपसे देखते हैं जो चलता है, इसी से सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है जो आपका बड़ा बड़ा शहर है। अगला क्वेश्चन है कि NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का समान नाम क्या है। तो इसका समान नाम क्या है, कास्टिक सोडा इसे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है ये, ठीक है। सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि क्लास को लाइक करते चलिएगा। अगर क्लास आपसे को बढ़िया लग रहा है, अगर लगता है कि आपके लिए यूजफुल है तो क्लास जरूर लाइक कर दीजिएगा। परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, परिसंचरण तंत्र में रक्त का थक्का का पता लगाने के लिए हम सभी समस्थानिक जो प्रयोग करते हैं आपका सोडियम 24 का उपयोग करते हैं, याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। सोडियम 24 का उपयोग करते हैं। अगला है कि विधानसभा में सदस्य का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है। तो ये आपका होता है निर्वाचन आयोग की देखरेख में। अच्छा, निर्वाचन आयोग के बारे में कल ही बताए थे, किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख था, अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक था, बताए थे आप सभी को, बिल्कुल। अच्छा, आपको बताए थे निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ था, 1951 में। निर्वाचन आयोग का कार्य क्या होता है, चुनाव कराना, और बाकी बात वोटर लिस्ट जो जारी करता है वो आपका निर्वाचन आयोग ही करता है। आचार संहिता निर्वाचन आयोग ही लगाता है। आइसोटोन होते हैं, बता सकते हैं कि आइसोटोन क्या होते हैं। देखिए, आइसोटोन में क्या होता है कि न्यूट्रॉन की संख्या समान होता है लेकिन प्रोटॉन, जिसे हम सभी कह सकते हैं परमाणु क्रमांक कहते हैं, तो न्यूट्रॉन की संख्या और द्रव्यमान की संख्या अलग अलग होती है। तो इसे हमसे किस नाम से जानेंगे, तो इसे हम सभी समान संख्या वाले न्यूट्रॉन कहते हैं, क्योंकि इसमें संख्या न्यूट्रॉन का समान होता है जबकि प्रोटॉन और द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो जाता है इसमें। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि जैव रासायनिक यौगिक का उपयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है।
तो ये आपका त्वचा उपचार के रूप में, खाद्य संरक्षक के रूप में, खान पान के तेल के रूप में, यानी कि ये सभी के रूप में होता है। डी राइट आंसर होगा। कपड़े साफ करने के लिए ड्राई क्लीनिंग का उपयोग करती है। तो देखिए कपड़ा साफ करने के लिए ड्राई क्लीनिंग के रूप में जो हमसे उपयोग करते हैं, ये किसका करते हैं? विलायक या अपशोषक का करते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलायक या अपशोषक का उपयोग करती है, याद रखिएगा आप सभी। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन है कि एक डैश विद्युत ऊर्जा को थर्मल ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो टोस्टर होता है ना, ये आपका क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को थर्मल ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन? टोस्टर। जैसे कह सकते हैं कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कौन करता है? बताएं आप सभी को। जो आप सभी का विद्युत सेल होता है, जिसे हमसे बैटरी कहते हैं, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए भारतीय आत्मा जो कहा जाता है, यह आपका माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है, यानी कि सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? तो देखिए जैव निम्नीकरणीय का अर्थ क्या होता है? जो मिट्टी में मिलके खत्म हो जाए, ठीक है, डिकम्पोज हो जाए। तो प्लास्टिक क्या डिकम्पोज होगा? पॉलीथीन होगा? नहीं होगा। ये सब करोड़ों साल लग सकता है, ठीक है, ये नहीं हो सकता है। तो ये आपका जैव अनिम्नीकरणीय होगा। जबकि प्राकृतिक रबड़ की बात किया जाए तो ये आपका जैव निम्नीकरणीय है। जो प्राकृतिक रबड़ होता है ये जैव निम्नीकरणीय है, क्योंकि रबड़ जो बनता है, जो पेड़ से प्राप्त होता है लैक्टेस, उसी से इस रबड़ का निर्माण होता है। तो डी राइट आंसर होगा। सम न्यूट्रॉनिक होते हैं जिनमें, तो देखिए सम न्यूट्रॉनिक होते हैं जिनमें क्या पाए जाते हैं? तो कह सकते हैं आप सभी कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होते हैं, ठीक है। परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों अलग अलग होगा, पर न्यूट्रॉन की संख्या इसमें समान होगा। तो ऑप्शन नंबर डी की तरफ आप जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी वाला, कि परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों भिन्न होंगे बट न्यूट्रॉन की संख्या इसमें समान होंगे। तो इसी को सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या समान। अगला है अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष, जिसे प्रोटम स्पीकर कहा जाता है, निम्नलिखित में से नियुक्ति करता है। तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, यह अधिकार राज्यपाल के पास है, और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला है कि निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्तदाब को बढ़ा देता है और दिल संबंधित रोग पैदा करता है? तो ये आपका कौन करता है? कैडमियम, याद रखिएगा आप सभी, ये काम कैडमियम का है जो रक्तदाब को बढ़ा देता है। अगला है वायुमंडल में CO2 का निर्माण मुख्यतः हुआ है, तो ये आपका जीवों के शोषण से हुआ है, याद रखिएगा आप सभी। जो CO2 का निर्माण हुआ है ये जीवों के शोषण से हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि मिनीमाता महामारी जिसके कारण से 1965 में जापान में अनेक लोग मरे थे, पानी में किसकी प्रदूषण के कारण हुई है? तो पानी में पारद के प्रदूषण के कारण जो है कि मिनीमाता रोग हुआ है, जिसके कारण से जापान में अनेकों लोग मारे गए थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक नहीं है? तो देखिए अर्धचालक की बात किया जाए तो ये आपका जर्मेनियम होगा, सिलिकॉन होगा और सेलेनियम होगा, जबकि आर्सेनिक अर्धचालक नहीं है, याद रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मैग्मा किस रूप में पृथ्वी से बाहर आता है? तो मैग्मा एक आपका पिघलित द्रव के रूप में बाहर आता है। अगला क्वेश्चन है कि रामायण शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो देखिए यहाँ पर आपका रामायण की बात किया गया है, तो यहाँ पर नाम लिया गया है ना, तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। जहाँ पर किसी नाम आ जाए या एक व्यक्ति का बोध हो या एक वस्तु का बोध हो, जैसे रामायण, तो रामायण एक ही है, तो ये आपका व्यक्तिवाचक होगा। अगला क्वेश्चन है कि सुंदरता निम्नलिखित में से इसमें कौन सी संज्ञा होगा? तो देखिए सुंदरता क्या होता है? अदृश्य होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, जैसे आप महसूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भाव प्रकट किया जा रहा है कि वो व्यक्ति बहुत सुंदर है, तो ये क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा होगा। जातिवाचक में पूरा जाति समूह का बोध होता है, समूहवाचक में जहाँ पर समूह हो, जैसा मेला हो गया, बाराती हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वनाम के निम्नलिखित में से कुल कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन सा? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्या क्या बताएं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक,
निजवाचक, ध्यान रखिएगा आप सभी, और एक संबंधवाचक। दाल में कुछ काला है, इस वाक्य में कुछ शब्द किस सर्वनाम का प्रतीक है? तो देखिए जब भी कुछ की बात किया जाए तो ये आपका कुछ मतलब क्या होगा? अनिश्चित बात किया जा रहा है, तो ये अनिश्चयवाचक होगा। निश्चयवाचक में निश्चित चीज का बोध होता है। प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछा जाता है कि वो व्यक्ति कौन था, तो यहाँ प्रश्न पूछे। नील कमल में कौन सा समास है? तो देखिए कमल की विशेषता क्या बताया जा रहा है कि ये नीला है, ठीक है, तो यहाँ कर्मधारय समास होगा क्योंकि यहाँ पर विशेष और विशेषण की प्रधानता होता है। तो कमल की विशेषता बताया जा रहा है कि ये नीला है। अगला क्वेश्चन है कि राजपुत्र में कौन सा समास है? इसका समास विग्रह कीजिए। राजा का पुत्र, कारक विभक्ति क्या है? का है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? इसमें तत्पुरुष समास होगा, तो ये हो जाएगा राजा का पुत्र। तो ऑप्शन में ए वाला राइट आंसर होगा, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला है पीताम्बर शब्द में यदि कोई तीसरा अर्थ कृष्ण प्रधान हो तो वो कौन सा समास होगा? तो आपको बताए थे कि अगर अपना अर्थ छोड़कर किसी तीसरे अर्थ को प्रदर्शित कर रहा है तो वो बहुब्रीहि समास का उदाहरण होता है। कनक कनकते से गुणी मध्यकता अधिकाय, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए कनक कनक एक ही शब्द दो बार आया है पर दोनों का अर्थ अलग होता है। एक का अर्थ होता है सोना और एक का अर्थ होता है धतूरा, ठीक है, तो दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो ये आपका यमक अलंकार होगा। यमक अलंकार में शब्द एक ही होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, एक ही शब्द एक या एक से अधिक बार आता है पर दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाता है। अगला है कि भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में किस रस का उल्लेख नहीं मिलता है? तो देखिए इसमें जो उल्लेख नहीं किया गया है ये आपका शांत रस का उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है, शांत रस का, जबकि करुण, रौद्र और आपका भयानक रस का उल्लेख है, जबकि शांत का नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, शौक किस रस का अस्थायी भाव है? तो ये आपका करुण रस का अस्थायी भाव होगा, यानी कि बी राइट आंसर होगा। अगला है कि व्यंजना शब्द शक्ति से निकलने वाली गुप्त या विशेष अर्थ को क्या कहते हैं? तो देखिए जब भी व्यंजना शक्ति की बात किया जाए तो यहाँ पर व्यंग्यार्थ की बात होता है, यानी कि व्यंग कसा जाता है, तो ये व्यंग्यार्थ अर्थ होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो व्यंजना शब्द शक्ति से निकलने वाली गुप्त या विशेष अर्थ, जो व्यंग कसा जाता है, जो गुप्त होता है या विशेष अर्थ होता है, वो आपका व्यंग्यार्थ होता है। शब्द शक्ति का 3 भेद बताए थे, लक्षणा, व्यंजना और अभिधा। अगला क्वेश्चन है कि ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ये क्या होता है? बहुत दिनों पर दिखाई पड़ना, तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला है कि दांत खट्टे करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? बुरी तरह से पराजित होना, याद रखिएगा आप सभी। आज कितना ही, आज के सेशन में कुल 65 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं। आज के सेट कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आज के सेट अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। इससे पहले जो पहला सेट हुआ था उसे जरूर लगा लीजिएगा आप सभी। मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, जाते जाते वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा आप सभी। जय हिंद।